नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका प्रियंका अकेडमी में, जहां आज हम कक्षा 10वीं की पुस्तक कृतिका के पाठ जॉर्ज पंचम की नाक के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले छात्रों, मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस पाठ को अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आइए छात्रों, पाठ की ओर बढ़ते हैं। इस पाठ के लेखक का नाम कमलेश्वर है, जिन्होंने ये कहानी जो लिखी है ये आज़ादी से पहले की एक व्यंग्यात्मक किसे कहा जाता है? एक टोन प्रदान शैली, जिसमें बात-बात पे हमारे जो अंग्रेजी शासन तंत्र है और जो तानाशाह सरकार है, उसके ऊपर व्यंग्य किया गया है कि जो एक अपनी झूठी शान-ओ-शौकत और अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। कि ब्रिटेन के शासन की इतनी ज़्यादा, जिसे हम कहेंगे कि इतनी ज़्यादा प्रेस्टीज इन लोगों ने बना रखी कि वहाँ की रानी एलिज़ाबेथ के बारात आने पर अपने काम-काज छोड़कर जो भारतीय राजनेता हैं, उनके आगमन की तैयारी में पूरा सरकारी तंत्र लगा हुआ है। तो इसी पाठ में यहाँ पे जॉर्ज पंचम की भी बात हो रही है कि जो जॉर्ज पंचम हैं, उनकी जो मूर्ति है, जो लाट है इंडिया गेट के सामने, उसकी जो नाक है वो गायब है और पूरी कहानी इस नाक के इर्द-गिर्द घूमती रहती है। सबसे पहले मैं आपको जॉर्ज पंचम के बारे में बता दूँ, जॉर्ज पंचम जिनका जन्म 1865 में हुआ था और 1936 में इनकी मृत्यु हुई थी और ये एक ब्रिटिश शासक थे। तो जब ये भारत में थे, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, ब्रिटिश शासन यहाँ चल रहा था, तो उस दौरान जो ये जॉर्ज थे, ये पंचम यानी 5वें जॉर्ज जो थे, वो भी यहाँ थे। तो उनकी याद में यहाँ पे अब हमारे देश तो आज़ाद हो चुका है, लेकिन अभी भी जो गुलामी की जंजीरें हैं और जो उनकी राजनेताओं की मूर्तियाँ हैं, वो अभी भी लगी हुई है, तो वो नाक गायब है। तो ये जो पूरा पाठ है, ये इसी नाक के इर्द-गिर्द छात्रों घूमता रहता है। तो चलिए, अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय यानी एलिजाबेथ सेकंड अपने पति के साथ भारत पधारने वाली थी। तो उनके आगमन की चर्चा रोज लंदन के अखबारों में हो रही थी। यानी वो लंदन में रहती और इंडिया वो आने वाली थी, तो वहाँ के न्यूज़पेपर्स में तो डेली छपता था। तैयारियां चल रही थी कि वो क्या पहनेंगी, कैसे जाएंगी, तो पूरी जो जानकारी थी इंग्लैंड के लंदन के अखबारों में छपती रहती थी। रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर कौन-सा सूट पहनेगी? यानी जब वो हिंदुस्तान जाएँगी, उसके बाद पाकिस्तान जाएँगी और नेपाल के तीनों देशों के दौरा करेंगी तो क्या पहनेगी? इसे लेकर दर्जी परेशान था, जो उनका टेलर था परेशान था। क्यों परेशान था? कि इतनी बड़ी रानी है, इतनी बड़ी वो एक तरह से क्वीन है वहाँ की रानी एलिज़ाबेथ, और जो वो दूसरे देशों के दौरे पर जा रही है, तो उसकी तो टेंशन लाज़मी है। क्योंकि उसको तो टेंशन बनती है कि वो लगनी चाहिए कि हाँ, वो एक रानी है, किसी और कंट्री से आई है और दौरे पे जा रही है, तो उसकी टेंशन बनती थी। उनके आने से पहले रानी के सेक्रेटरी और सुरक्षा की दृष्टि से दौरा कर लेना चाहते थे। जो उनके सेक्रेटरी थे, वो एक बार इन जगहों का दौरा कर लेना चाहते थे सुरक्षा की दृष्टि से। इंग्लैंड के अखबारों में जो भी खबरें छपती थी, वे सब खबरें दूसरे दिन हिंदुस्तानी अखबारों में चिपकी हुई नज़र आती थी। अब हिंदुस्तानी अखबारों में चिपकी हुई नज़र आने का क्या मतलब है? कि जो न्यूज़ डेली लंदन में, इंग्लैंड में छपती थी कि रानी क्या पहनेगी, क्या-क्या तैयारियाँ चल रही हैं, वो सारी नेक्स्ट डे अगले दिन भारत के अखबारों में नज़र आ जाती थी। एज़ इट इज़, उसमें कोई चेंजेज़ नहीं, क्योंकि अब उनके देश में भी रानी आएगी, तो यहाँ के लोगों को भी पता होना चाहिए कि किस तरह की वहाँ तैयारियाँ चल रही हैं। कि रानी के हल्के रंग का एक सुंदर सूट बनवाया है, जिसका रेशमी कपड़ा जो है हिंदुस्तान से मंगवाया गया है और जिसका खर्च 400 पाउंड आया है। और रानी जो यहाँ दौरे पे कपड़े पहनेगी, वो रेशमी कपड़े का होगा। वो कपड़ा कहाँ से गया है? हिंदुस्तान से गया है और वो 400 पाउंड यानी लगभग 5000 के आसपास उसकी कीमत आई है। कि उस टाइम में जब एक रानी दौरे पर आ रही है और 5000 का कपड़ा पहन रही है, तो बात तो बनती है। उस टाइम पे 5000 की कीमत बहुत ज़्यादा है। फिर तो रानी के नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनी अखबारों में छपने लगी। यानी जो भी उनके साथ कांटेक्ट में है, जो भी उनके साथ है या जो भी किसी न किसी तरह से उनके साथ लिंकअप है, उन सबके बारे में भी अखबारों में छपने लगा। वहाँ तक कि शाही महल के कुत्तों की भी तस्वीर अखबारों में छप गई। इस तरह शंख इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज हिंदुस्तान में हो रही थी। इसका क्या मतलब है? कि तैयारियां वहाँ चल रही थी, लेकिन वहाँ की तैयारियों की गूंज यहाँ तक
सुनाई दे रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था और दिल्ली में वो आएंगी तो दिल्ली में तहलका मचा हुआ था, क्योंकि देश की राजधानी क्या है? दिल्ली। देखते ही देखते दिल्ली की काया पलट होने लगी। काया पलट होने लगी यानी चेंजेस होने लगे। उदाहरण के तौर पे हमारे देश में जब ओबामा जी भी आए थे और ट्रम्प भी आए थे तो काफी तरह की तैयारियां की जाती हैं, तो उनके लिए भी तैयारियां होने लगी। इंडिया गेट के अब क्या हुआ? इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की जो लाट की नाक, लाट अर्थात छात्रों मूर्ति, यकायक गायब हो गई थी। अचानक वो मूर्ति की नाक गायब हो गई। अब ये तो बहुत प्रेस्टीज की बात है कि एक इतनी बड़ी रानी आ रही है और जब वो इंडिया गेट पे जाएंगी, ऐसी ऐसी मॉन्यूमेंट्स देखने जाएंगी और वहां पे उस मूर्ति की नाक नहीं होगी, तो कितनी बेइज्जती की बात है भारत की। तो हथियारबंद पहरेदार गश्त लगाते रहे कि वहाँ पे जो सोल्जर्स थे, जो पुलिस वाले थे, हथियारों के साथ वहाँ पेट्रोलिंग करते रहे, फिर भी लाट की नाक नहीं बचा पाए। हिंदुस्तान के जिन लोगों की नाक मूर्तियों से गायब हो गई थी, या तो अजायब घरों में पहुंचा दी गई थी। अजायब घर छात्रों की जहाँ पर जानवरों का मांस वगैरह बनाया जाता है, काटा जाता है, तो वो तो अजायब घरों पहुंचा दी गई थी। किंतु रानी आए और जॉर्ज पंचम की नाक ना हो। यानी जो भारतीय राजनेता, भारतीय सैनिक, अगर उनकी नाक गायब हो जाती थी तो उनका कोई किस देख रेख करने वाला नहीं था। लेकिन अब लंदन की रानी महारानी आ रही हैं और जॉर्ज भी जो है वो लंदन के हैं, ब्रिटेन के हैं, तो अब उनकी मूर्ति पे नाक नहीं होगी तो ये तो भाई प्रेस्टीज की बात हो जाएगी, ये तो हमारी बहुत बेइज्जती की बात हो जाएगी। ठीक है, किंतु रानी आए और जॉर्ज पंचम की नाक ना हो, ये कैसे हो सकता है? चिंता बढ़ी, मीटिंग बुलाई गई। सभी चिंतित थे कि यदि नाक नहीं है तो हमारी नाक नहीं रह जाएगी। मीटिंग में हुए निर्णय के अनुसार एक मूर्तिकार को दिल्ली में हाजिर होने के लिए ऑर्डर दिया गया। मूर्तिकार वहां पहुंचा। उसने सभी के उतरे हुए चेहरे देखे। जो भी राजनेता हैं बड़े बड़े वहां पे उस टाइम शासन चला रहे हैं, उन्होंने मूर्तिकार ने उन सबके चेहरे देखे। उनकी बुरी हालत को देखकर मूर्तिकार की आंखों में ही आंसू आ गए। इतने में ही मूर्तिकार को एक आवाज सुनाई दी कि मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने हाँ भर दी कि नाक लग जाएगी, पर मुझे बताना होगा इस मूर्ति का पत्थर कहाँ से लाया गया था। अब उसने कहा कि मुझे ये तो बताओ कि किस क्वालिटी का पत्थर है, जैसी मूर्ति है वैसी ही तो नाक बनाऊंगा। उसके बाद सबने एक दूसरे की ओर देखा और जो उनसे नीची पोस्ट पे थे उनको ऑर्डर दे दिया गया कि आप पुरानी फाइलों से देखिए, चेक कीजिए कि ये मूर्ति कब की बनी है, कहाँ से पत्थर लाया गया है। आप ये सब चेक करने के बाद मूर्तिकार को बता दीजिए। उसके बाद क्या था? पत्थर की खोज होने लगी। मूर्तिकार को दोबारा बुलाया गया। मूर्तिकार ने आश्वासन दिया कि परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर। अब क्या हुआ था कि उनको पत्थर नहीं मिल रहा था। पत्थर का मतलब ये था कि जो फाइलें थी वो सब कुछ पुरानी हो चुकी थी, उसमें कोई ऐसी डिटेल्स नहीं थी कि पत्थर कहाँ से लाया गया, कब बनी। तो उससे क्या हुआ कि सबकी चिंता और बढ़ गई कि अब ये मूर्ति की नाक कैसे लगेगी। तो मूर्तिकार ने सबको आश्वासन दिया कि परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाकर ऐसा पत्थर खोज लाऊंगा। अब कमेटी की जान में जान आ गई कि चलो। सभापति ने, जो डायरेक्टर था, उसने बड़े गर्व से कहा कि ऐसी क्या चीज नहीं है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती। हिंदुस्तान के तो गर्भ में, हिंदुस्तान में तो हर चीज खोज करने की देर है बस। फिर उसके बाद सब लोग खुश हो गए। मूर्तिकार पत्थर की खोज में निकल पड़ा। कुछ दिन बाद फिर वो हताश निराश लौटा। वो क्यों हताश निराश लौटा? क्योंकि उसने चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर उसको कहीं भी नहीं मिला। और उसने क्या बोला कि ये पत्थर जो है ये देसी नहीं, विदेशी पत्थर है, यानी ये हिंदुस्तान का पत्थर से बनी हुई मूर्ति नहीं है। फिर सभापति को क्या था, वो गुस्से में आ गए और बोले, लानत है आपकी अकल पर। विदेशों की सारी चीजें, मतलब कि हम इतने ज्यादा पाश्चात्य सभ्यता को अपनाने लगे हैं कि हम वहाँ की हर चीज, डांस, खाना पीना, रहना सहना, सब कुछ वहाँ का कॉपी कर रहे हैं। तो फिर हम वहाँ का पत्थर क्यों नहीं ला सकते? हम पत्थर भी ला सकते हैं। और जब पत्थर की बात आई तो उसके बाद और टेंशन बढ़ गई कि अब पत्थर बाहर से मंगाना पड़ेगा। तो मूर्तिकार ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको एक और आइडिया देता हूँ। बस ये जो बात मैं बोल रहा हूँ ये न्यूज़पेपर, अखबारों तक, बाहर मीडिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए। और क्या हुआ? फिर सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। मूर्तिकार ने सलाह दी कि देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं, अगर इजाजत हो तो आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है, तो जिनकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। यह सुन कुछ खुशी से लौटने लगी सभापति ने धीरे से कहा,
लेकिन बड़ी होशियारी से। अब इस लाइन का मतलब समझा देती हूँ छात्रों। इस लाइन का मतलब ये है कि ये लोग इस हद तक जा चुके हैं कि हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान दाँव पर लगा दी। एक जॉर्ज पंचम की नाक को एक मूर्ति की नाक जो टूट चुकी है, उसकी झूठी शान और शौकत को बचाने के लिए हमारे इतने बड़े-बड़े स्वतंत्रता सेनानियों की नाक तक को न्यौछावर करने को तैयार। ये बहुत ही बड़ी शर्म की और बेइज़्ज़ती की बात है छात्रों, कि हमारे देश के लोग ही ऐसा काम कर रहे हैं, तो हम दूसरों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो इसलिए उसने दरवाज़ा बंद करने को कहा और अखबारों को, क्योंकि अगर ये बात बाहर फैल जाती तो बहुत थू-थू होती। इसलिए उसने उनको आइडिया दिया। अब मूर्तिकार ने भी क्या किया, उसको तो पैसों से मतलब था, उसको तो लालच था कि मैं काम करूँगा तो मुझे पैसा मिलेगा। तो मूर्तिकार ने क्या किया, देश के दौरे पे निकल पड़ा। कभी वो कहीं गया, कभी वो बॉम्बे दिल्ली से बॉम्बे गया, वहाँ दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, जहांगीर सबकी नाकें टटोली। फिर गुजरात गया, वहाँ गांधी जी, पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा। फिर बंगाल की ओर चला, वहाँ गुरुदेव, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय सबकी नाकों की नाप ली। फिर बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश आया, आज़ाद, बिस्मिल, नेहरू, मालवीय की मूर्तियों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा, जहां मैसूर, केरल का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय, मतलब वो पूरे भारत में भ्रमण कर आया और अंत में दिल्ली पहुंचकर अपनी मुश्किल बयां की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्तियां देख आया और सबकी नाकों का नाप लिया। और जॉर्ज पंचम की इस नाक से सबकी नाकें बड़ी निकली। अब यहाँ छात्रों इस लाइन का एक और मतलब निकलता है कि हमारे देश के जितने भी स्वतंत्र सेनानी हैं, उन्होंने इतने बड़े पराक्रम भरे कार्य किए हैं कि जॉर्ज पंचम की नाक तो उनकी नाकों के आगे कुछ भी नहीं है, बड़ी निकली कि कुछ भी नहीं है, कि उन्होंने तो इतने बड़े-बड़े कार्य किए। इसका मतलब ये भी होता है। मूर्तिकार से यह बयान सुनकर सारे जो बड़ी पोस्ट पे बैठे थे वो गुस्से होने लगे, चिढ़ने लगे। मूर्तिकार ने आगे और बताया कि मैंने सुना है बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 यानी 42 में शहीद हुए बच्चों की मूर्तियां भी स्थापित है। यानी वो इस हद तक गिर चुका है। यानी वो जो सभा में जितने भी लोग उपस्थित हैं, मूर्तिकार को तो चलो पैसों का लालच है, लेकिन सभा में जो लोग उपस्थित हैं वो इस हद तक गिर चुके हैं कि वो बच्चों की मूर्तियों की नाक तक को वो छेड़ना चाहते हैं, कि उसकी नाक को बचाने के लिए, अपनी झूठी शान और शौकत को बचाने के लिए वो उन बच्चों की जो याद में मूर्तियां लगाई गई उनकी नाकों तक को उतारने को तैयार है। लेकिन बच्चों की नाक भी उसकी नाक के आगे कहीं बड़ी बैठती है। ये भी व्यंग्य है कि देखो बच्चों ने भी इतनी बड़ी श्रद्धांजलि, शहीद हुए हैं वो अपने देश के लिए, कि जॉर्ज पंचम के जो कार्य हैं उनके आगे बहुत बौने से हैं। अब इतना सब के बाद भी मूर्तिकार नहीं हार मान रहा था। राजधानी में अन्य सभी तैयारियां चल रही थी, यानी जो एलिजाबेथ थी उनके आने की तो तैयारियां चल रही थी। बस एक अड़चन क्या थी कि जॉर्ज पंचम की नाक गायब थी। तो जॉर्ज पंचम की मूर्ति को तो तैयार ही कर दिया गया, उनकी लाट को मलकर नहला रोगन कर तैयार कर दिया गया। सिर्फ नाक ना होने के कारण बड़े बड़े जो गुमान थे उनमें खलीबली खलबली मची हुई थी। इधर मूर्तिकार ने फिर शर्त दोहराई, फिर उसने एक और आइडिया दिया। कमरे के दरवाजे बंद कर दिए गए, कमेटी बुलाई गई और उसने क्या आइडिया दिया कि नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी एक राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। यहाँ छात्रों इस लाइन का मतलब ये है कि वो इस हद तक गिर चुके हैं कि अभी तक तो वो हमारे देश के जो मरे हुए लोग हैं, जो शहीद हुए हुए लोग हैं, उन तक की मूर्तियों पर से नाक उतारने को तैयार थे। अब तो इतने ज़्यादा वो लोग जिसे कहेंगे बेशर्म हो चुके हैं कि अपनी झूठी शान और शौकत को बचाने के लिए किसी जीवित व्यक्ति की नाक को लगा देना ज़रूरी समझते हैं। और उन्होंने किया भी यही। मूर्तिकार की इस नई सलाह से सन्नाटा तो छाया कुछ देर के लिए। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार ने कहा, आप लोग घबराते क्यों हैं? ये काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए। कानाफूसी कर मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई। अब ऑब्वियस है, ऐसी बात अगर बाहर लीक होगी तो अखबार में कितनी खलबली हो जाएगी। अखबार में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर और साफ कर ताजा पानी डाला गया, जिससे जिससे जिंदा लगाई जाने वाली नाक सूख ना जाए। यानी ऑब्वियस है, किसी की जिंदा नाक लगाएंगे तो चमड़ी सड़ने का डर है।
रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था और वो लोग इस हद तक गिर गए, उन्होंने किया भी यही। उन्होंने ज़िंदा नाक लगाए भी। मूर्तिकार खुद बताए हल से परेशान था। उसने फिर ज़िंदा नाक लाने के लिए कमेटी से कुछ दिन और मदद माँगी। वह उसे मदद यह कहते हुए दे दी गई कि उस दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। वह दिन आ गया और जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। ध्यान से सुनिए छात्रों, यहाँ नाक लग चुकी है। सभी अखबारों में खबर छपी कि जॉर्ज पंचम को जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। यानी न्यूज़पेपर्स वालों को, मीडिया वालों को सिर्फ इतना पता है कि वो नाक जो है पत्थर की नहीं है बट रियल लगती है। जिस दिन जॉर्ज पंचम के मूर्ति पर जिंदा नाक लगाई गई, उस दिन देश में किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी, किसी ने कोई फीता नहीं काटा, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई, कहीं किसी का वेलकम नहीं हुआ, कोई मानपत्र यानी वेलकम कार्ड्स नहीं दिए गए, किसी हवाई अड्डे स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ, अखबार में किसी का चित्र नहीं छपा, सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि एलिजाबेथ आई ही नहीं, जिसके आने के लिए अपने देश की जो झूठी दिखावा करने के लिए, शान-ओ-शौकत को बचाने के लिए जो ये सारी एक तरीके से अगर आपकी भाषा में कहा जाए तो गेम खेली गई, प्लॉटिंग की गई, प्लानिंग की गई, उसके बाद भी उसका रिज़ल्ट उनको नहीं मिला और जिसके लिए वो सब कर रहे थे वो नहीं आई, तो सोचिए उस व्यक्ति का क्या हाल हुआ होगा जिसकी ज़िंदा नाक लगाई गई होगी। तो ये पूरा जो पाठ है, ये एक झूठी शासन तंत्र के ऊपर कमलेश्वर जी ने लिखा है, जिसको वो खुद भी फेस कर चुके थे, खुद भी उन्होंने ये सब झेला था, जिसके चलते उन्होंने अपनी नौकरी त्यागी थी और त्यागनी पड़ी थी। तो आशा है छात्रों ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद भी अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर कीजिए। आप अपना सहयोग इसी प्रकार देते रहिए। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।